नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कश्मीर मुद्दे की। दरअसल कश्मीर मुद्दा वैसे तो भारत का अपना मुद्दा है। भारत एक संप्रभु देश है और उसे अधिकार है कि वो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय खुद से ले, अपनी मर्जी से ले, किसी और देश की वो ना माने। ठीक है, लेकिन उन सब के बावजूद हमने यह देखा है कि पाकिस्तान ने हर बार भारत के कश्मीर मामले में दखल दी है। और जब जब भारत ने कश्मीर के लिए कोई निर्णय लिया है तो पाकिस्तान ने इसे ना केवल अपने स्तर पर क्रिटिसाइज किया है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया है। और इसी वजह से हमने यह देखा कि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर की चर्चा हुई है और इन्हीं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सर्वप्रमुख संयुक्त राष्ट्र में इसकी चर्चा बार बार हुई। हालांकि संयुक्त राष्ट्र में केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश नहीं था जिसने कश्मीर का मुद्दा उठाया, बल्कि पाकिस्तान के सुर में कई और देशों ने भी पूरी लय मिलाई और लय मिलाते हुए भारत को क्रिटिसाइज किया। लेकिन अब सिनेरियो बदल चुका है। आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे पर बहुत सारे देश पाकिस्तान का साथ छोड़ रहे हैं और पाकिस्तान के साथ में कश्मीर मुद्दे पे एक प्रबल समर्थक जो हम तुर्की के रूप में जानते हैं, तुर्की ने भी अब पाकिस्तान का कश्मीर मुद्दे पे साथ छोड़ दिया है। दरअसल तुर्की काफी लंबे समय से एक खास डिप्लोमेसी फॉलो कर रहा था जिसको कहा जाता है इस्लामिक डिप्लोमेसी या इस्लामिक पॉलिटिक्स। अब इस्लामिक पॉलिटिक्स के तहत उसको ये लगता था कि जहां जहां जो जो मुस्लिम देश है, मुस्लिम देश के जो जो मुद्दे हैं, हमें उनमें साथ देना है ताकि हमारी आपस में एकता बनी रहे। ठीक है, लेकिन अब ये जो इस्लामिक पॉलिटिक्स है उससे अब तुर्की अपना हाथ छुड़ा रहा है क्योंकि उसको पता है कि इस्लामिक पॉलिटिक्स से ही देश का उद्धार नहीं होगा। जरूरी है कि हम लोग तेजी से आर्थिक विकास करें, जनता के लिए सोचें और पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने पे ध्यान दें, तभी चीजें हो सकती हैं, वरना चीजें नहीं हो पाएगी। तो अब पहली बार ये देखा गया, यानी कि 2019 से हम लोग लगातार ये देख रहे थे कि जब जब आम सभा बैठती थी और सदन में भाषण होता था तो तुर्की हर बार कश्मीर का मुद्दा उठाता था। लेकिन 2019 के बाद अब पहली बार ऐसा हुआ है कि अर्दोगन साहब ने यहाँ पर अपना भाषण तो कंप्लीट किया लेकिन भाषण में कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं किया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और दिखा रहा है कि आज के समय में दुनिया में जैसे जैसे भारत का डोमिनेंस बढ़ रहा है, पाकिस्तान को अनेक मोर्चों पर अब फिलहाल नकारात्मक प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो यही हमारी न्यूज़ है कि संयुक्त राष्ट्र की 79th जनरल असेंबली को संबोधित करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब ताय्यप अर्दोगन साहब ने कश्मीर का नाम नहीं लिया है और इस मुद्दे की चर्चा फिलहाल पूरी दुनिया में हो रही है क्योंकि तुर्की ने अपना रुख बदला है और ये खास तौर पर बदला है जो हमें देखने को भी फिलहाल मिल रहा है। ठीक है, पर क्यों किया ऐसा, क्या है, ऐसे जुड़ी चीजें सब कुछ समझना होगा। अगर हम लोग अर्दोगन साहब के भाषण को समझते हैं तो अर्दोगन के भाषण को सुनते हुए हमें यह पता लगता है कि इन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए लेबनान का जिक्र किया, इजराइल का जिक्र किया, सीरिया का जिक्र किया, साइप्रस का जिक्र किया, लीबिया का जिक्र किया, यूक्रेन का भी जिक्र किया, लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं किया। मतलब दुनिया में आज के समय में जो बड़े मुद्दे हैं, जहां जहां वॉर चल रही है, जहां जहां दिक्कतें हैं, जहां जहां तनाव देखा जा रहा है, उन सभी जगहों का इन्होंने अपने पूरे के पूरे भाषण में चर्चा की, उन्हें शामिल किया, लेकिन कश्मीर को शामिल नहीं किया। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे बड़े व्यक्ति हैं, लंबा भाषण दे रहे थे, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोल रहे थे, हो सकता है महत्व एक चीज भूल गए हो, बोलना चाहते हो लेकिन भूल गए, पर ऐसा नहीं है। दरअसल तुर्की ने अपनी डिप्लोमेसी अभी बदल दी है। हम ये देखते हैं कि पहले आप फॉलो करते थे इस्लाम पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल इस्लाम या फिर इस्लाम डिप्लोमेसी इसको कहा जाता है, लेकिन अब अपनी चीजें बदली। अब आपको पहली बात तो यह है कि ब्रिक्स के गुट में शामिल होना। ठीक है, ब्रिक्स 5 देशों का समूह मुख्य रूप से जाना जाता था, हालांकि फिलहाल अब इन्होंने एक्सपेंशन पे काम किया है और जो 5 देश मुख्य हैं ब्रिक्स के, उनके साथ अब 5 देशों को शामिल कर लिया गया है 2024 में। ठीक है, थोड़े दिन पहले बताया मैंने लाइव में अच्छे से, तो अभी फिलहाल चीजें आपके साथ डिस्कस भी मैं कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल आज के समय में ब्रिक्स जो है 10 देशों का समूह है, लेकिन ब्रिक्स +5 के रूप में जाना जाता है और 5 प्रमुख देश आज भी प्रमुख ही हैं। अब फिलहाल ब्रिक्स का एक्सपेंशन हो रहा है और ब्रिक्स जो है ये बनाया गया था G7 को टक्कर देने के लिए। G7 के कंपटीशन में इसको बनाया गया था और दुनिया की तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। वर्तमान में इसके 5 देश हैं, हम सभी जानते हैं। B से ब्राजील है, R से रशिया है, I से इंडिया है, C से चाइना है और S से साउथ अफ्रीका है। ये बात हम सभी अच्छे से जानते हैं। ये 2006 में बना हुआ गुट है और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका को शामिल करते हुए इसको ब्रिक्स कर दिया गया था। पहले ब्रिक के रूप में जाना जाता था, बाद में फिर इन्होंने इसकी मेंबरशिप बंद कर दी, कहा किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से ब्रिक ग्रोथ कर रहा था तो ब्रिक्स की ग्रोथ के साथ साथ बहुत सारे देश भी अपने आप को जोड़ रहे थे, जो चाहते थे कि भाई आर्थिक विकास आप तेजी से कर रहे हो, G7 को कंपटीशन दे रहे हो, अब हमें भी जोड़ो, हम भी आर्थिक वृद्धि में भूमिका निभाएंगे, अपना भी विकास करेंगे, आपको भी मदद करेंगे। तो इसी वजह से देखा गया था कि वर्ष 2023 में 40 से ज्यादा देशों ने यहाँ पर आवेदन किया कि हमें ब्रिक्स में शामिल करो। हालांकि ब्रिक्स के एक्सपेंशन की प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हो गई थी, जिस समय चाइना इसका प्रेसिडेंट हुआ करता था, तब से चल रही थी। 2023 में एप्लीकेशन आई, 40 से ज्यादा देशों ने
कहा कि आप हमें शामिल कीजिए, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 देशों का नाम फाइनल किया, जिसमें फिर हम देखते हैं कि अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम शामिल नहीं हो रहे। तो 5 ही देश शामिल हुए। तो आज के समय में जो समूह है उसको कहा जाता है ब्रिक्स प्लस 5। ये चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि हम देख रहे थे कि काफी दिनों से ये भी चर्चाओं में आ रखा था कि तुर्की चाहता है कि मुझे शामिल कर लो, और माना जा रहा है कि हो सकता है कि अगला सदस्य तुर्की ही हो। लेकिन ब्रिक्स में शामिल होने के लिए एक खास नियम है। वो नियम यह है कि जो ब्रिक्स के पांचों देश हैं, उन पांचों देशों की सहमति होनी चाहिए किसी भी सदस्य को शामिल करने के लिए। अगर एक भी देश नाराज है और उसने मना कर दी तो आप शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से तुर्की जो है वो बाकी देशों के साथ में चीजें बैलेंस करने के साथ साथ फिलहाल भारत के ऊपर भी फोकस किया हुआ है, क्योंकि भारत ने अगर ना कर दी तो आप इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। और ब्रिक्स को मनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका इनको लगा कि भाई देखिए, हमने एक खास पॉइंट को टारगेट किया हुआ है जो कश्मीर है। कश्मीर का मुद्दा छोड़ सकते हैं तो भारत को लगेगा कि हमारी डिप्लोमेसी चेंज हुई है और वो हमें यहाँ पर राहत देते हुए समूह में शामिल कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो इन्होंने इसीलिए अपना रुख बदला है और रुख बदलते हुए चीजें बढ़ाई हैं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए जो खास शर्तें हैं उनमें 2 को प्राथमिकता दी गई है। पहली यह है कि जो सदस्य देश होंगे उनके आपस में संबंध अच्छे होने चाहिए, वहीं साथ साथ आपका आपस में व्यापार भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुख्य रूप से आर्थिक वृद्धि के लिए तो संगठन बनाया गया। अब आर्थिक वृद्धि ना हो तो क्या ही फायदा, अब क्षेत्रीय मुद्दों पर लड़ते रह जाएंगे। तो साथ साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मित्रता होनी चाहिए और आपका ट्रेड भी चलते रहना चाहिए। इसी वजह से चीजें यहाँ पर चल रही। तो हम देख रहे हैं कि अर्दोगन ब्रिक्स देशों के साथ जुड़ने के लिए अपनी चीजों को बदल रहा है और अपने रुख में बदलाव ला रहा है। पॉलिटिकल इस्लाम को छोड़ रहा है और आर्थिक विकास पर ध्यान देते हुए लोगों के लिए सोच रहा है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि अर्दोगन के लिए सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि आज के समय में वो सऊदी, यूएई और मिस्र के साथ भी चीजों को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये देश ऐसे हैं जो खासतौर पर पॉलिटिकल इस्लाम को फोकस नहीं करते। ये देश भी ऐसे हैं कि जहां से फायदा है, जहां से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए, जहां से चीजें सुधर पाए, वहां आगे बढ़ना चाहिए। तो अब अर्दोगन यहाँ भी जा रहा है, इनसे भी चीजें जोड़ रहा है, साथ साथ में भारत से भी चीजों को आगे बढ़ा ही रहा है। पाकिस्तान के साथ करीबी बताती थी कि पॉलिटिकल इस्लाम को ये फॉलो करता आया था। अब जैसे जैसे ये कश्मीर का मुद्दा छोड़ रहा है, पॉलिटिकल इस्लाम को छोड़ रहा है और अपने लिए एक नया रुख अपना रहा है, उसी प्रकार हम देख रहे हैं कि अब पाकिस्तान से भी संबंध धीरे धीरे कटेंगे और पाकिस्तान से संबंध कटेंगे तो ये आरसी विकास को अपना पाएगा। और ये सच्चाई है। पाकिस्तान का मतलब ही, पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने का मतलब यह है कि आप अपना आर्थिक विकास नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के मुद्दे आतंकवाद, कश्मीर मुद्दे को बार बार उठाना और अपनी चीज़ों को गड़बड़ा देना यही है, इसलिए तो इतना परेशान है वो आज। तो इसी वजह से अर्दोगन को लगा कि भाई जब खुद ही ये सक्षम नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर ऐसी ज़िंदगी का, इससे दूर रहना ही ठीक है। जो विकास कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उनके साथ जाएंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, ठीक है। तो तुर्की के लिए पाकिस्तान आने वाले समय में माना जा रहा है कि बहुत अधिक प्रासंगिक नहीं भी रहने वाला और चीज़ें बदल जाएंगी। तुर्की के रुख पर पाकिस्तान का क्या आया है प्रतिक्रिया, उसको भी देख सकते हैं। तो तुर्की ही एकमात्र ऐसा देश था जो 2019 से लगातार कश्मीर मुद्दे पर समर्थन कर रहा था इसको। दरअसल वर्ष 2019 में हम सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के लिए जो आर्टिकल 370 है उसको रद्द कर दिया गया था और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है उस विशेष दर्जे को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था। अब जैसे ही जम्मू कश्मीर से उसका विशेष दर्जा छीना और एक सामान्य यूटी उसको बना दिया गया, और जबकि हम देखा कि पहले स्थिति अलग थी, अब एक ही भूमि से 2 यूटी बने जिनको जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में हम जानते हैं। अब इसकी वजह से पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, पाकिस्तान ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि कश्मीर के साथ गलत हुआ। इसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी उठाया, कई देशों को साथ लिया। तो 2019 में जिस समय आर्टिकल 370 निरस्त हुआ था तो यह देखा गया था कि जब यूएन में बात चली तो पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की है, ये दोनों शामिल हुए और इन्होंने कश्मीर मुद्दे को यूएन में उठाया और बातें की। और 2019 से लेकिन अकेला तुर्की ऐसा रहा जिसने 2019 से 2023 तक लगातार अपने हर भाषण में कश्मीर का जिक्र किया, हर बार बात कही। पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने कश्मीर नहीं कहा, पूरी दुनिया इसको देख रही है कि क्या हो गया है एर्दोगन को, इतना बदलाव कैसे, इतनी जल्दी और अचानक से 2023 में आप कश्मीर मुद्दे को उठा गए हैं, 2024 में बात ही नहीं कर रहे हैं। और पाकिस्तान से प्रतिक्रिया ये आ रही है कि भाई ये हमारी डिप्लोमेसी का एक फेलियर है, नाकामी हुई है हमारी डिप्लोमेसी की, क्योंकि जो देश हमारे साथ लगातार खड़ा रहता था उसने भी हाथ छुड़ा लिया है और हाथ छुड़ा के वो भी दूर जा रहा है। तो क्या लगता है, अच्छा ही हुआ है ना? कॉमेंट में बताइएगा मुझे जरूर। 2019 के बाद से हर बार मुद्दा उठाया जा रहा था, वैश्विक मंच पर चीजें चल रही थी, फ्रंट फुट पे खेल रहा था और इस बार चीजें बदल गई हैं। ठीक, चीज़ें सभी को क्लियर है, बढ़िया। तो सारी की सारी बातें वही जो क्लियर कर चुका हूँ 2019 से हर बार, यानी कि 2019, 20, 21, 22 और 23, 2019 से 23 तक लगातार मुद्दा इन्होंने उठाया है। चीज़ें क्लियर हैं। तो ब्रिक्स के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं मैं आपको बता चुका हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका
और किस प्रकार से एक्सपेंशन हो रहा है वो बातें भी क्लियर हो चुकी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ज़रूरी है कि मुझे सरल से प्रश्न का आप लोग उत्तर दे सकते हैं कि निम्नलिखित देशों में से किसने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के हटाने का विरोध किया था? अमेरिका, जापान, रूस और चाइना। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, सभी बता के जाएंगे, ऐसा नहीं है कि बच के निकल जाना है। और जिन्हें चीज़ अच्छी लगी है सेशन को लाइक ज़रूर करना है, बाकी साथियों तक भी शेयर ज़रूर करना है। तो बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी अगली वीडियो में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।